Hello everyone, so let me have this privilege to introduce you to the stalwarts, and I would rather say the power couple of startup ecosystem, Mr. Amit and Mrs. Rakhi Singhal, and welcome to our show. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. There are a lot of questions in our mind, and thanks for your time first of all. तो आई वुड लाइक टू नो बोथ ऑफ योर्स जर्नी, आप लोगों ने कैसे शुरू किया स्टार्टअप बडी को, एंड व्हाट वाज द इनिशियल थॉट इस तरह का एक वेंचर प्लान करने का एंड उसको आगे लेके आने का. सो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए. तो ये जो स्टार्टअप बडी का आइडिया हमारे माइंड में आया है 2015 में हमने शुरू किया, जहाँ पर हम जब भी स्टार्टअप्स के साथ काम करते थे, तो अगर मैं बात करूं इससे पहले जो मैं करता था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड के क्लाइंट थे, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स थे, कुछ एमएसएमई थे, कुछ लार्ज कॉर्पोरेट थे. तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो स्टार्टअप्स की नीड होती है लीगल एंड कंप्लायंसेस को लेके, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है लार्ज कॉर्पोरेट्स में. तो लार्ज कॉर्पोरेट्स में हर चीज़ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बने होते हैं और वो अपने प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं. लेकिन स्टार्टअप्स हमेशा एक स्मॉल एनवायरनमेंट में काम करती है और हमेशा उनको कंट्रोल भी चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते. तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें हम उनका फाइनेंस या कंप्लायंसी से रिलेटेड सारा काम हम ले लें और उनको उनके बिजनेस पर फोकस करने थे. तो स्टार्टअप बडी एक ही थीम के साथ लॉन्च हुई थी फरवरी 2015 में, जिसमें हमारे उद्देश्य था कि स्टार्टअप फाउंडर अपने बिजनेस पर फोकस करते हुए सभी कंप्लायंसेस को हमें आउटसोर्स कर दें. तो ये इस तरह से हमारे स्टार्टअप बडी की शुरुआत हुई. एक्चुअली जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है और फाउंडर जब अकेला शुरू करते हैं या 2 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं, तो उनको चीज़ों को लेकर के स्पेशली विद द पेपर वर्क्स, विद द लीगल कंप्लायंसेस जो आपने बोला, चैलेंजेस होते हैं और उनको रिजॉल्व करना, वो सीए के पास एंड लॉयर के पास दौड़ना इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजिंग. सो आप लोग आपस में अपना काम, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे शेयर करते हैं? देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने अपने रोल्स को सेग्रीगेट किया हुआ है. हम लोगों का पहला थंब रूल है कि हम एक दूसरे के काम में कभी इंटरफियर नहीं करते हैं. द सेकेंड थिंग इज़ दैट वी कीप ऑफिस टू द ऑफिस एंड होम टू द होम. सो वी नेवर मिक्स अप बोथ दीज थिंग्स. तो हमारा ऑफिस का सेग्रीगेशन हमेशा रहता है. सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ऑफिस को और घर को अलग अलग रखें. तो उस तरह से मैनेज करते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द थंब रूल एंड द फंडामेंटल थिंग दैट इफ़ एनी कपल इज़ वर्किंग इन द सेम स्पेस, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 3 पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है एग्जीक्यूशन, विच इज़ टू रन द एंटायर कंपनी. देन एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. यू हैव टू मार्केट, यू हैव टू share the position of a brand in the market, and then the third important aspect is operation. तो अगर मैं वैसे देखूँ तो जो मार्केटिंग वाला रूल है या फिर जो प्रेजेंस है, ब्रांड प्रेजेंस मार्केट में करना, वो मेरा काम रहता है और राखी का काम ज़्यादातर ऑपरेशंस का रहता है. तो दैट्स हाउ वी हैव डिसाइडेड कि दिस विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन आवर सेल्फ. पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आज का जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है या जिस तरीके का काम के लिए एक प्रेशर हो जाता है, तो आप लोग वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? घर का, जैसे मैम ने भी बोला कि ऑफिस और घर को हमने अलग रखा हुआ है, बट स्टिल वो रात के टाइम पे फ़ोन आना है या शाम को कुछ और अर्जेंट असाइनमेंट हो जाना है या कुछ और भी चीज़. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? देखिए ये है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस कैसे बनाए और अपने काम को डेलीगेट कैसे करे. तो अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई भी एस्केलेशन जब भी आता है जब वो 3 लेवल पे सोल्व नहीं हो पा रहा है. तो अगर एग्जीक्यूटिव अपने लेवल पे रिजोल्व कर लेगा, नहीं तो टीम लीडर देखेगा उसको, नहीं तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देखेगा. अगर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से भी वो काम नहीं हो पा रहा, देन इट विल कम टू अस कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है और वो सोल्व करनी है. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डेलीगेशन सिस्टम और प्रोसेसेस सेट करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बड़ा आसान काम है. बट डेफिनेटली जिस एरिया में हम हैं, जहाँ पर हम लीगल एंड कंप्लायंस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा महीने में 5-6 दिन तो प्रेशर रहता ही रहता है. कभी ड्यू डेट्स आ रही है, कभी कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं चल रही, या फिर और टेक्निकल ग्लिचेस हैं, या क्लाइंट की साइड से कुछ डाटा में देरी है, या उसके ऊपर और वैलिडेशन चाहिए, या हमें अपना वैल्यू एडिशन करना है. लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपका ये काम महीने में 5-6 दिन तक लिमिटेड है प्रेशर का, तो आप मैनेज कर सकते हो. अदरवाइज द ओनली मंत्रा ऑफ this is to delegate well. I hope many of people will learn and even implement it in their lives.
जब आप लोग स्टार्टअप बडी से एंजल इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, सो व्हाट वाज द थॉट एंड हाउ डिड यू कैरी दैट, बिकॉज एंजल तो एकदम बहुत इनिशियल लेवल की फंडिंग होती है, एंड व्हाट वाज द थॉट एंड आप लोगों ने किस तरीके से उसको आगे लिया? तो 2015 में जैसे हमने स्टार्टअप बडी को शुरू किया तो हमने पहले महीने में 80 क्लाइंट्स एक्वायर करे और हम फाउंडर के साथ बड़ा क्लोजली काम करते थे. इट वाज नेवर ए क्लाइंट और वेंडर रिलेशनशिप, इट वाज ए पार्टनरशिप. ऑलवेज वर्क वेरी क्लोजली विद द फाउंडर्स. वी हेल्प देम इन समटाइम्स बिजनेस एज वेल अपार्ट फ्रॉम कंप्लायंसेस. सो उसके अंदर ही क्या हुआ कि जो स्टार्टअप्स हमसे मिलने लगे तो कुछ स्टार्टअप हमें बड़े पसंद आने लगे. तो ऐसा नहीं था कि इंटेंशन था कि आज से एंजल इन्वेस्टमेंट शुरू करना है. तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी कंपनी में बर्गर सिंह, जो एक बर्गर की चेन है, और उन्होंने कहा कि देखो इंडिया में एक चेन बनाते हैं जो बर्गर, जो देसी टाइप के बर्गर होंगे. अभी जितने भी बर्गर इंडिया के अंदर है वो फॉरेन से आए हुए हैं. तो हम अपना चना बर्गर, पंजाबी बर्गर, इस तरह के बर्गर लॉन्च करते हैं जो इंडियनाइज्ड होंगे. हमें आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि हाँ एक चेन बनाते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं. तो हमने उसके बिजनेस प्लान को इवेलुएट किया और उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने में भी हेल्प करी. और देन वी रियलाइज़ कि यार ये तो इतना अच्छा बिजनेस है, क्यों ना हम ही इन्वेस्ट कर दें इसके अंदर. तो हमने और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर उसको इनिशियल कैपिटल दी. बिल्कुल जब वो स्टार्ट किया उसका एक ही स्टोर था, और देन दे स्टार्ट ग्रोइंग वेल. और फिर मज़ा आने लगा कि यार एक स्टोर से 5 स्टोर हो रहे हैं, 5 से 10 हो रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है. आज तो उनके 50+ स्टोर्स हैं. फिर हमें उसकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी आई. इन्फो एज ने हमारे शेयर्स के लिए ऑफ़र किया कि आप बेच दो, 300% पर एग्जिट कर लो. हमें लगा ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है. अगर हम अच्छे बिजनेस आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें तो दिस इज़ गुड वे टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. So that's how we entered. Then we invested in second company, third company. The third company is now Y Combinator company. They have grown like 40x. So एक बार जब आदत पड़ जाती है तो फिर लगता है कि अच्छा, और अब थोड़ा पहचान भी होने लग गई है कि किस कंपनी की चलने की प्रोबेबिलिटी है. स्टिल एज एन इन्वेस्टर हम भी गलतियाँ करते हैं सब लोगों की तरह. अब तक हमारा पोर्टफोलियो 35 कंपनीज का हो चुका है और मज़ा आ रहा है. और अब ये साइकिल छोड़ने का मन नहीं करता और बढ़ाने का मन करता है. सो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं जब फाउंडर्स आते हैं या कोई भी स्टार्टअप आता है आपके पास अपना डॉक्यूमेंट लेके, अपना आइडिया लेकर के, तो हाउ डू यू चूज़ कि आपको कौन सी कंपनी को आगे लेकर के चलना है? देखिए, इसमें सबसे पहला तो एक आपका इंट्यूशन है. जब आप किसी से मिलते हैं देयर आर सर्टेन वाइब्स कि आप उससे मिल रहे हैं, आपको उसके बाद लग रहा है कि जो आउटपुट्स सामने से आ रहे हैं दोज आर रिलायबल और नॉट. पहला. सेकंड थॉट हमेशा रहता है दैट व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग, कंपनी के परफॉर्मेंसेस क्या हैं. ऑब्वियसली बिकॉज वी आर फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, सो नंबर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है. कंट्रोल इन द सेंस दैट वी आर एबल टू एनालाइज द नंबर्स, कि जो पिक्चर दिखाई जा रही है या जो पिक्चर सामने है दैट इज़ वाइबल और नॉट. तो कुछ नंबर स्टडी कर लिए जाते हैं. नंबर्स के बाद मार्केट एंड द फ्यूचर स्केलेबिलिटी, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है डिसाइड करने के लिए. और मार्केट ट्रेंड्स बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है कि क्या ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में आएगा नहीं आएगा, उस तरह से. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, उनके बेस पे डिसीजंस होते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन ठीक ही हो, वो तो बिकॉज सिचुएशंस बदलते हैं. एक बार आपने डिसीजन ले लिया, फ्यूचर में अब अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं या फिर सोशल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट वाइबल नहीं हो रहा, तो अनसर्टेनिटीज़ तो हमेशा ही हैं. बट दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच वी डिसाइड. तो ये तो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ही हैं जिसके बेस पर स्टार्टअप्स को इवेलुएट किया जाता है. लेकिन इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट में जो जिस चीज़ पर जाके आपका मेक एंड ब्रेक होता है कि आपको फंडिंग मिलेगी या नहीं, वो होता है टीम वर्क और टीम एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी. तो जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, इंडिया में हमें पता है कि टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. देयर वैल्यूएशन आर सो मच. स्पेक्स के शॉप्स हैं, आपका होटल एग्रीगेटर्स है, फिनटेक में इतनी सारी कंपनीज है. तो आइडिया सबके पास है, बिजनेस प्लान भी सब बना सकते हैं, वो विजिबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है, मार्केट साइज भी वैलिडेशन है. अल्टीमेटली जब एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो ये देखता है यार ये 3 लोग या 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं, ये जो भी बोल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर कहीं पर भी सब कुछ अच्छा लग रहा है और लास्ट में जाके लग रहा है यार ये बंदा नहीं कर पाएगा, नो वन विल इन्वेस्ट. तो सारे फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो चेकलिस्ट है ही है, बट लास्ट में जाके जो चीज़ नहीं हो पाती है या हो पाती है इन्वेस्टमेंट, वो सारा टीम के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग, मतलब वो आइडिया होता है या स्केलेबिलिटी या फिर फाउंडर का पैशन? सो फाउंडर एंड द टीम. फाउंडर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी. ओके.
राइट, बिकॉज ऐसा एक सिचुएशन मैंने somehow or the other I have seen that where founder was analyzed and the entire discussion, entire stress was on the founder का passion and founder किस तरीके से इनको लेगा. So it was a good experience and अभी वो validate हो गया मेरे लिए. तो अभी जिस तरीके से आप लोग इतने सारे स्टार्टअप से डील करते हैं, मिलते हैं, और जिस तरीके का इकोसिस्टम है, और आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोग क्या चेंजेस या क्या अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं जब एक बिकॉज अभी तो ये थोड़ा ट्रेंडिंग भी हो गया है कि कॉलेज से भी बच्चे निकल रहे हैं एंड लोगों के पास इतना ज़्यादा मे बी स्मॉल टाउन्स में तो एक्सपोजर भी नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू डू इट, दे स्टार्ट समहाउ, बट व्हाट इज़ द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जिस तरह का मैच्योरिटी आप लोग देखना चाहते हैं या आप सजेस्ट करते हैं कि कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो लेकर के आगे बढ़े? देखिए, फैक्टर्स एज इन इन्वेस्टर हमारे सारे सेम ही रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए. उसको ये ज़्यादातर केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता कि फाउंडर कौन है. अल्टीमेटली वो जो कंसर्न होते हैं सबसे ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके होते हैं. लेकिन जो चेंजेस या मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा स्टार्टअप्स फाउंडर को जो अर्ली स्टेज पर है, वो यही रहेगा कि है ना, अगर आप अर्ली स्टेज पर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेंटर्स आइडेंटिफाई करें अपने. बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि शुरू कर देते हैं और सोचते हैं सब कुछ हम कर लेंगे. अगर इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि दे बिकम योर मेंटर, आइदर वे वटेवर वे यू कैन एंगेज देम, और उनके साथ काम करके उसको काम करना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि जो काम आपका 2 साल में होने वाला था वो 6 महीने में हो जाता है. कई बार जो मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी वो आपको पहले ही बता देते हैं, उन गलतियों को करने से रोक देते हैं. तो कोई भी, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज के दिन हमने देखा है कि 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, दे समटाइम्स कम टू अस एंड वांट टू पिच अस. तो वी रियली एंजॉयड दोज कन्वर्सेशन कि अच्छा यार करो, पिच करो, और समझते हैं. एंड वी आल्सो करेक्ट देम, समटाइम्स वी इंसेंटिवाइज देम इन वन वे और अदर. बट आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर कमिंग फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम एट अर्ली स्टेज. सो दैट इज रियली एनकरेजिंग फॉर अस एज वेल एज एन इन्वेस्टर. सो फिर आगे जा कर के फ्लूइड वेंचर्स कैसे फॉर्म में आया, शेप में आया, उसके बारे में कुछ बताइए. मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको. तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या कुछ नेटवर्क की इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे, देन वी फाइंड आउट सम पर्सन हु डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग. दे सेड कि देखिए, हमेशा आप इन्वेस्टमेंट जब बताते हैं तो हमारे लिए इसको असेस करना या इवेलुएट करना मुश्किल है, और एक ऐसा काम करते हैं कि कोई एक व्हीकल बनाते हैं जिसके थ्रू हम सब मिलके इन्वेस्ट कर सकें. तो इंडिया में केवल एक ही व्हीकल अवेलेबल है इसके लिए, विच इज़ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. यू हैव टू गो टू द सेबी, अप्लाइड फॉर दिस लाइसेंस. दिस इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बट ओनली फॉर द स्टार्टअप. सो इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. सो वी अप्लाइड फॉर दैट एंड वी क्रिएटेड ए फंड ऑफ 51 crore rupees वेयर वी आर इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स. सो वी वांट टू बी फोकस. सो डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज अवर थीसिस वेयर वी आर इन्वेस्टिंग एट प्री-सीरीज A level in D2C brands. नो डाउट कि D2C इज़ द प्रेफरेंस. हम इंडिया में हैं, वी हैव राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नाउ, कंट्री अच्छा डेवलप कर रही है. सो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस इन लाइक इन द वाइल कि आप लोगों ने जैसे भी इन्वेस्ट करा है थ्रू फ्लूइड वेंचर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी एक एग्रीगेट बनाया आपने, एंड देन ऑफ कोर्स द स्टार्टअप्स यू हैव चूजन. सो हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस? सो द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. तो देखिए, एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इंडिया के अंदर कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. एंड नाउ data is available everywhere in tier 2 tier 3 cities everywhere, and data is cheap in India. Everyone's know it is not expensive as compared to other countries. तो इससे बेनिफिट क्या है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के कंज्यूमर है, दे आर वेरी एस्पायरिंग टुवर्ड्स द product which are available in tier 1 cities, and but they do not have access. They can't go every day to those cities to buy those products. So that's how direct to consumer is helping them to buy those products online. Logistics have improved drastically. Things are coming to people's home in day or two. तो इन सब चीज़ों के कारण इतने सारे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर हैं, दे आर शोइंग द थिंग्स एंड दे आर मेकिंग द लाइफ ईजी फॉर द D2C brand owner as well. So that's how the journey is very good and it is absolutely growing. Till now we have made 7 investment and we are looking forward for more investment. Our ticket size is somewhere between 2 to 3 crore rupees, which we invest in every startup. So we are looking for more and more startup. They should approach us. So that's also I would like to request to the startups that they should come to us for the funding because just like you are looking for an investor, we are also looking for good startups where we can invest.
So how do you see the valuation of the startup and how is the kind of share negotiation या share की जो आप लोग mostly prefer करते हैं या hold करते हैं किसी भी company में, even to take a bit of maybe control, maybe in decision making या एक guidance उसको बोल सकते हैं, because you all are more experienced than any founder, any person who's trying to drive it. So how is the entire process? तो जो हमारा प्रोसेस है, हम कोई मेजॉरिटी शेयर नहीं लेते कंपनी में। हमारा शेयर हमेशा 10% से कम रहता है एक कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी तो जो चलानी है वो फाउंडर को चलानी है। वी आर एन इन्वेस्टर देयर, बट वी हैंड होल्ड देम स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टिल द एग्जिट, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी मेक श्योर दैट वी डू रेगुलर रिव्यूज़ विद देम, नॉट टू कंट्रोल देम बट लार्जली टू हेल्प देम। और हम बोर्ड सीट नहीं लेते हैं, वी डोंट बिकम पार्ट ऑफ द डिसीजंस, बट वी टेक ए बोर्ड ऑब्जर्वर सीट वेयर वी कैन ऑब्जर्व व्हाट दे आर डिस्कसिंग, एंड इन केस वी वांट टू सजेस्ट समथिंग वी कैन डू दैट. So this is not like that we are involved in their daily operations, but we are available 24/7 for them wherever they need us. आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क, आप लोग का क्या सही है, लाइक अभी जिस तरीके से एक नया टर्म चल रहा है इनटू कैश बर्न कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर like the investment and the kind of company valuation appreciates, but उस टाइम पे profitability अभी तक आई नहीं होती है कंपनी में, या मे बी कंपनी doesn't go to a revenue making format. उस पर आप लोगों का क्या कहना है? एक स्टार्टअप के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्केलेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी कंपनी के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी 1 या 2 साल के अंदर आ जाती है। कुछ कंपनीज़ में जहाँ पर आप कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता है प्रॉफिटेबिलिटी आने में, क्योंकि आप क्या करते हो कि पहले कस्टमर का बिहेवियर चेंज करने के लिए उसको कैशबैक, डिस्काउंट, काफ़ी सारी ऑफर्स दे रहे होते हैं, तो आपका कैश बर्न होता है। लेकिन अगर आपकी कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी बड़ा है और पोटेंशियल कस्टमर्स पूरी दुनिया हो सकती है, तो डेफिनेटली वो कैश बर्न भी मैटर करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी कब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगले 20 साल तक भी बर्न ही चलता रहे, कभी प्रॉफिटेबल ना हो। और दूसरा, क्या जब प्रॉफिटेबल होगी तो जो वो पास्ट के लॉसेस है वो कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप कैश बर्न कर रहे हैं उससे ब्रांड क्रिएशन कितना हो रहा है, क्योंकि जब आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है देन यू कैन लॉन्च मल्टीपल थिंग्स एज वेल। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप केवल वही काम करें। आज भी हम देख सकते हैं एक एग्जांपल कि एक इंडिया में टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है, तो उन्होंने टैक्सी एग्रीगेटर की तरह शुरू किया। नाउ दे आर सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल। सो नाउ द ब्रांड इज सच वेयर दे विल से ओके आई एम लॉन्चिंग दिस एंड पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। सो समटाइम्स ब्रांड क्रिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेल द मल्टीपल थिंग्स, एंड ब्रांड क्रिएशन टेक्स टाइम, क्योंकि इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट क्रिएट होगा, वो लोग आपको यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, देन द कस्टमर क्रिएट विल बी। तो अगर आपको पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर है, व्हेन इट विल बी हैपन एंड हाउ इट विल बी हैपन, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज आप छोटे छोटे स्टेप लें। लेकिन अगर मैं अपने फ्लूइड का फंड थीसिस बताऊं तो हम नॉर्मली सस्टेनेबल बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो बर्न कर रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल के अंदर दिखनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट आने में 2-3 साल लगेंगे तो वो हम नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमें सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए होते हैं। ये हर फंड की अपनी अपनी थीसिस है। And how do you see how many, mostly I would like to ask कि how do you see how many women do you see और entrepreneurs, और उनको women जो आगे आना चाहते हैं या करना चाहते हैं आजकल, तो I hope and I see कि resources available हैं, support system available है, but yes there is a point जहाँ पे आके उनको भी बहुत सारे stress आते हैं towards from family, maybe from society, but so how do you see that and what do you want to suggest them? देखिए, हमारा थीसिस हमेशा यही रहता है कि स्टार्टअप इज़ अ स्टार्टअप, कंपनी इज़ अ कंपनी। वी नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड वेमेन। हमारा अगर पास सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या फिर जो अभी इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो वी नेवर गिव एनी वेटेज कि ये वेमेन ड्रिवन स्टार्टअप है या ये मैन ड्रिवन स्टार्टअप है। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी वेमेन भी यही चाहती हैं कि आप डोंट ट्रीट देम विद अ सेकेंड कैटेगरी। आप ये मत सोच के करिए कि दैट दिस इज़ अ वेमेन ड्रिवन स्टार्टअप तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या कुछ प्रिविलेजेस उनको दीजिए। ऐसा देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। तो हमारा भी सेम थीसिस रहता है कि अगर कंपनी अच्छी है, फाउंडर अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है स्टार्टअप, स्केलेबिलिटी दिख रही है, आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, देन इट विल गुड टू गो। सो इट डजंट make any difference that the company is run by a women founder or a men founder.
इसमें एक स्टैटिस्टिक मैं शेयर करना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो वुमेन पार्टिसिपेशन था एंटरप्रेन्योरशिप में, दैट वाज 8% ओनली, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 17%, आई रेड समवेयर। तो पार्टिसिपेशन तो दिख रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, बट स्टिल लोट्स ऑफ थिंग नीड्स टू बी डन सो दैट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन विल कम फ्रॉम all the side. So I feel that more women should participate in this journey of startup so that it can be equal. But on the same side, as Raki mentioned, that investor will never bifurcate that who are you, and normally the idea should be good, product should be too good, and there should be possibility to scale it up. So it is always good. But definitely I will request more and more women to come into the ecosystem and start trying something new. Means that is my. सो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि हाउ डू यू सी द गवर्नमेंट मेजर्स, या जिस तरीके के भी नॉर्म्स आए हैं या लॉज आए हैं, हाउ इजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कम टू बिजनेस, या फिर आपको एक स्टार्टअप करना है तो किस तरीके का माहौल अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को ना आप 2-3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल फॉर्मेशंस की बात करते हैं कि क्या एंटिटी फॉर्म करना आसान हो गया है, क्या टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या फिर क्या प्रोसेसेस कुछ ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स दे रही है, हमें भी स्टार्टअप्स को कुछ बेनिफिट्स दे रही है। तो फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, आई एग्री कि कंपनी बनाना, स्टार्टअप बनाना बहुत इजी हो गया है। जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। टैक्सेशन पार्ट अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे आप एक कंपनी रन करते हैं, कुछ टैक्सेस आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, आपको बहुत सारे टैक्स कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। उस वाले फील्ड में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस और कुछ सहूलियतें दी हैं जिनके बेस पे जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रोसेसेस और बहुत सारे और दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। So gradually government is doing their own part, but yes, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। सो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या हम स्टार्टअप अगर करते हैं और आगे हमारा ऐसा फील्ड है, हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें राउंड्स ऑफ फंडिंग के लिए जाना है, तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फॉर्मेशन एंटिटी जिसको हमको चूज़ करना चाहिए? कंपनी ही फॉर्म करना है, या फिर कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम फॉर्म कर रहे हैं कंपनी? सो उसके बारे में कुछ बताइए। पहला सवाल ये है कि क्या स्टार्टअप चलाने के लिए आपको कंपनी बनानी चाहिए? आंसर इज़ दैट दिस इज़ नॉट नेसेसिटेटेड। आप स्टार्टअप चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी ही बनाएं। कई सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप LLP बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप OPC बना सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी के नाम से गवर्नमेंट ने नए रूल्स निकाले हुए हैं। आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप की कैटेगरी में अप्रिशिएट करती है। दूसरा सवाल आपका था कि क्या फंडिंग लेने के लिए या फिर आपको कैपिटल डाइल्यूट करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़रूरी है? हाँ, अगर आप मार्केट से, VC से, एंजल से अगर आप फंड्स ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बेनिफिट देगी, बिकॉज LLP या जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे कैपिटल डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू वो एंटिटी फॉर्म होती है। तो अगर आप फंडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो येस, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर में ही आना पड़ेगा। अगर आप LLP हैं तो आपको कन्वर्ट करके आना पड़ेगा, अगर आप फर्म हैं तो भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही आना पड़ेगा। एंड you're here, and ये जो कम्प्लीटली उड़ीसा में स्टार्टअप कार्निवल हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय स्टार्टअप उड़ीसा। इसके बारे में, या आप लोगों का जिस तरीके का यहाँ पे मेंटरशिप रहा है, जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके के स्टार्टअप्स से आप लोग मिले हैं, सो कैसा है पूरा एक्सपीरियंस? इट्स अमेजिंग। मैं देख रही हूँ जैसे यहाँ पे ये इतना एक ह्यूज कार्निवल 10-12 दिन का ऑर्गेनाइज़ किया गया। स्टार्टअप उड़ीसा ने सच में ही एक बहुत ही अप्रिशिएबल एक स्टेप उठाया है। और एक बहुत अच्छा जो मेरे को यहाँ पे चीज़ दिखी है वो ये है कि डिफरेंट फील्ड से मेंटर्स और स्पीकर्स को इनवाइट किया है, और उसमें भी जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर इन दिस इंक्यूबेशन,
उनको बेनिफिट हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कॉलेज के पास आउट होते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजीज़ ही नहीं पता होती हैं, बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं मार्केट के। जैसे कि टैक्सेशन की चीज़ें हैं, कैसे टैक्स लगेगा, मेरे को फंडिंग लेनी है, मैं कैसे इनिशिएट कर सकता हूँ, मैं इवन ये भी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं कि मैं वीसीज़ को अप्रोच भी कैसे कर सकता हूँ। तो जो एक कनेक्टिविटी बनी है बिकॉज ऑफ द मेंटर्स एंड द एडवाइज़र्स केम हियर, तो वो जो एक कनेक्टिविटी है वो आगे जाके काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। और आई होप कि ओडिशा स्टार्टअप और आगे भी इसी तरह के कार्निवल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। डेफिनेटली, तभी हमको मौका मिलेगा एकदम आप लोगों से मिलने का, आपके साथ में इतना अच्छा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का और जानकारी लेने का। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग सर? नहीं, डेफिनेटली ओडिशा स्टार्टअप कार्निवल जो प्लान किया स्टेट गवर्नमेंट ने और AIC नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, ये ग्रेट इनिशिएटिव है। जैसा राखी ने बताया कि इनिशियल स्टेज पर काफ़ी डाउट्स होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टअप्स के माइंड में, तो ये जो 12 दिन वर्कशॉप चली हैं इससे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं। और जो मैं इकोसिस्टम देख रहा हूँ, मैं इस इकोसिस्टम को लगभग 3 साल से देख रहा हूँ। मैं सबसे पहले उड़ीसा भुवनेश्वर में अगस्त 2019 में आया था और तब से लेके अब तक मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं और जिस हिसाब से चेंजेस हमें नज़र आए हैं और उसमें लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है और आगे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो हमने 2-3 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जल्दी हो सकता है उसमें से कुछ स्टार्टअप्स में हम इन्वेस्ट करें और ये एक हमारी जर्नी की शुरुआत होगी उड़ीसा के इकोसिस्टम के अंदर एज एन इन्वेस्टर एज वेल। और जो ये इवेंट भी हो पाया, ये डेफिनेटली जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से हो पाया, जो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े छोटे से नोटिस पर, तो डेफिनेटली इट वाज ए वंडरफुल इवेंट। और हम प्रॉपर्टी ब्रांड स्टार्टअप स्टोरीज़ में वी आर ट्राइंग टू इनवाइट डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड जिस तरीके का इकोसिस्टम है, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, या जिस तरीके का कनेक्ट एंड नेटवर्किंग चाहिए या मेंटर्स से एक थोड़ा फेमिलियर सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वाइट ऑल द स्टार्टअप्स जितने तक हम पहुँच पाएँ एंड उनको हमारे स्टूडियो में इन्वाइट करके उनके जो पिचेस हैं वो कवर करके दैट विल बी शेयर्ड टू देम एंड टू बी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड उससे इम्प्रोवाइजेशन करने का, एक फेमिलियरिटी बनाने का उनके पास भी स्कोप है। सो इसमें और क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, किस तरीके के एफर्ट्स हम दे सकते हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, ये जो आपका इनिशिएटिव है स्टार्टअप स्टोरीज़ के प्रोग्राम के बारे में, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसको कंपेयर करूँगा D2C से। तो जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको D2C के बारे में बताया कि इंटरनेट पेनिट्रेशन और इंटरनेट अवेलेबिलिटी के कारण डायरेक्ट टू कंज्यूमर एमर्ज हो रहा है, सेम तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये दिस इज़ कॉल्ड D2S। तो दिस इज डायरेक्ट टू द स्टार्टअप्स, सो यू आर ट्राइंग टू रीच आउट द स्टार्टअप्स डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट मीडियम। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसके अंदर जितना हम ये सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज जितनी शेयर करेंगे ऑनलाइन एनकरेजिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर के साथ, उतना ही उन लोगों को सीखने को ज़्यादा मिलेगा एंड विदाउट गोइंग एनीवेयर दे कैन डू ए रिसर्च ऑन देयर आइडियाज़, दे कैन सी दैट व्हाट अदर मिस्टेक्स डन बाय द अर्लियर स्टार्टअप फाउंडर। तो इट इज़ रियली वंडरफुल थिंग एंड कंटेंट इज़ द किंग दिस डेज। इन केस you have a right content and you are reaching to the right audience, that will definitely a win-win situation for all of us, and it will definitely save our time and energy as well, because lots of things will be done already by your startup stories, and then we will have to start from there where they have already learned something from your program itself. I think Rakhi want to add something? नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत बार क्या होता है कि आप सक्सेस स्टोरीज़ ही दिखाते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप स्पेशली फेलियर स्टोरीज़ भी ले रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि सक्सेस तो सबको पता होती है, लेकिन जो मेहनत उसके पीछे की गई है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए। तो फेलियर स्टोरीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना और उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, जिससे कि हो सकता है कोई दूसरा सेम गलती करने जा रहा हो और वो उसको ना करे, उससे बच जाए, तो डेफिनेटली दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। एवरी फेलियर इज़ एन एक्सपीरियंस, सो फेलियर तो जैसे कुछ है नहीं, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि ये नहीं करने से हम जीत सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। विल ट्राई टू इम्प्रूव विथ एवरी एफर्ट, एवरी मूव, and thank you for your time. It was a pleasure to be with you all, and I hope the audience will learn a lot of things and they will be excited to hear a lot from you in coming future. Thank you.